चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम DSSB का PGT इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर 2024 का पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, अगर आप नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ह्यूमन कैपिटल। तो हम सबको पता है कि ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन जो है, लोग जो हैं वो कैपिटल कब बनते हैं, जब वो इकोनॉमिक वैल्यू दे पाते हैं वर्कफोर्स में, यानी कि ऐसे लोग जो हमारी वर्कफोर्स में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो एक इंसान ह्यूमन कैपिटल कब बनता है, जब उसका हेल्थ अच्छा होगा, उसके पास एजुकेशन होगी, उसके पास स्किल्स होंगे, उसके पास एक्सपीरियंस होगा, या फिर वो उसके पास इनोवेशन करने की कैपेबिलिटी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, स्टॉक ऑफ द नॉलेज, टैलेंट, स्किल एंड एबिलिटीज़। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रूरल अर्बन मार्केट लिंकेजेस इन इंडिया। रूरल और अर्बन मार्केट को लिंक करने वाले फैक्टर्स बताने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोर्सिंग इनपुट से। एक बार इसको हम साइड छोड़ते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल आपको पता है एग्रीकल्चर से ही जो है इंडस्ट्रीज़ में क्या जाता है, रॉ मटेरियल जाता है, और ये सारा रूरल टू अर्बन ही जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ में जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ मोस्टली हमारी अर्बन एरियाज़ में होती है, तो रॉ मटेरियल तो इसका फैक्टर है। नेक्स्ट है केटरिंग टू द रूरल कंज्यूमर्स। अब आपको पता है जो हमारी कंपनीज़ होती हैं, FMGC कंपनीज जो होती हैं, वो कंपनीज़ हो गई, या फिर आप देखेंगे बैंक्स हो गए, जो हमारा कम्युनिकेशन टावर्स हो गए, ये सारे कहाँ लग रहे हैं, रूरल एरियाज़ में लग रहे हैं, राइट। और क्यों लग रहे हैं, ताकि हम क्या कर सकें, अपने रूरल कंज्यूमर्स तक भी ये सारी सुख सुविधाएँ क्या करें, पहुँचा सकें। तो ये भी वन ऑफ द फैक्टर है। नेक्स्ट है एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, हम ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिएट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि लोग कनेक्ट हो सकें, जो लेबर है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एजुकेशन के लिए क्या कर सकें, ईजिली मूव कर सकें। तो ऑब्वियसली ये भी इसका है आंसर, बनता है ऑप्शन नंबर ए। हम ऐसे एलिमिनेट भी करके आंसर निकाल सकते हैं, बट वाई इट इज़ द आंसर। सोर्सिंग इनपुट्स का क्या मतलब है, सोर्सिंग इनपुट का मतलब देखो, अगर आप सोर्सिंग इनपुट समझें तो कोई ऐसा तरीका जिसके थ्रू इनपुट्स हमारी क्या आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में आ रहे हैं। बट ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा इनपुट्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे, रूरल एरिया से आएंगे, वो अर्बन एरिया से भी आ सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये आंसर जो है इसका करेक्ट बनता है, दैट इज़ ए, सोर्सिंग इनपुट्स। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नीचे दे रखा है, इफ़ यू डोंट वांट तो आप नीचे से पढ़कर भी इसको आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, वो हमको बतानी है, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले पढ़ेंगे इनकम इनइक्वालिटी इज़ मच मोर सीरियस देन हेल्थ इनइक्वालिटी। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इनकम इनइक्वालिटी क्या है और हेल्थ इनइक्वालिटी क्या है। तो इनकम इनइक्वालिटी आपको पता है जहाँ पर अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, यानी कि पैसों की फॉर्म में रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है उनको हम इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं। और जो हेल्थ इनइक्वालिटी है वो कब होती है, जब एक इंसान के पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं रिलेटेड टू हेल्थ, उसकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी हैं, और दूसरा इंसान है उसके पास एक्सेस नहीं है हॉस्पिटल्स का और जो भी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्थ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो कह रहा है कि इनकम इनइक्वालिटी जो है ना वो ज़्यादा सीरियस है हेल्थ इनइक्वालिटी से। तो आंसर इज़ नो। ऐसा थोड़ा ही है कि पैसे की इनइक्वालिटी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी हेल्थ की भी है। अगर मान लीजिए आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट योर अर्निंग कैपेसिटी। कैसे अफेक्ट करेगी अर्निंग कैपेसिटी को, आप हेल्थी नहीं हो तो आप प्रोडक्टिव नहीं होगे, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये आपका गलत आंसर बनता है, यानी कि वन ऑफ द ऑप्शन ये सही है, नॉट करेक्ट पूछा ना। और सेकंड है इनकम इनक्वालिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय इम्पोजिंग टैक्सेस। बिल्कुल ठीक है कि इनकम इनक्वालिटी को हम कैसे करेक्ट करते हैं, अमीर के ऊपर टैक्स लगा दो और गरीब को सब्सिडी दे दो, ठीक है। बट हेल्थ इनक्वालिटी स्ट्रक्चरल होती है, तो क्या वो स्ट्रक्चरल होती है, यानी कि एक बार हेल्थ इनक्वालिटी आ गई तो क्या वो हमेशा परमानेंटली रहेगी। तो आंसर इज़ नो। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है बहुत तरीके की योजनाएं चला रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री आयुष है, इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग टाइम टू ब्रिंग डाउन हेल्थ इनइक्वालिटी एज़ कम्पेयर टू इनकम इनइक्वालिटी। तो ये बिल्कुल पॉइंट ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स बनवाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने में,
सैनिटेशन हो गया, अवेयरनेस हो गई, ये सब करने में बहुत टाइम लग जाता है। और इनकम इनक्वालिटी को आप जल्दी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दीजिए, टैक्सेस लगा दीजिए, तो वो कैसा है? शॉर्ट टर्म है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इनकम इनक्वालिटी कैन बी रिड्यूस्ड इवन इन द शॉर्ट टर्म बाय ट्रांसफरिंग इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर। बिल्कुल सही है। अभी हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म में हम उनको पैसे ट्रांसफ़र करके आराम से क्या कर सकते हैं? इनकम इनक्वालिटी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ इनक्वालिटी में क्रिएट और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। बिल्कुल सही है। अगर आप बीमार हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को भी क्या कर देंगे? बीमार कर देंगे। तो बिल्कुल सही है, हेल्थ इनक्वालिटी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी क्रिएट करती है। तो ये सारे तो हो गए सही। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपका करेक्ट हो गया। सिक्स्थ है हेल्थ एंड हेल्थ सीकिंग बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेटस। यानी आपकी हेल्थ कैसी है ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका फिजिकल स्टेटस कैसा है, यानी कि आप फिजिकली कैसे हैं, आपके अंदर एनर्जी कितनी है, काम करने की क्षमता कैसी है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन लेवल क्या है, एनर्जी क्या है। ठीक है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपको हेल्थ सर्विसेज कैसे मिल रही हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई? करेक्ट होगी। तो इसलिए गलत हो गया, वो हो गया 1 और 2 आपकी क्या हो गई? करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको हम जीआई टैग्स बोलते हैं। अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा तो आपको पता होगा कि जीआई टैग्स क्या होते हैं। तो जीआई टैग्स क्या होते हैं मैं बता देती हूँ कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में जो भी चीज़ उस पर्टिकुलर एरिया में अच्छी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या करा सकते हैं? एक तरीके से जैसे हम पेटेंट्स कराते हैं, उसी तरीके से जीआई टैग होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये चीज़ जो है वो अपनी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जीआई टैग। जैसे फॉर एग्जांपल से बताती हूँ, फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग टी है, वो हमारी वेस्ट बंगाल का सबसे पहला जीआई टैग है। इसका क्या मतलब है कि दार्जिलिंग टी, जो चाय दार्जिलिंग में मिलती है वैसी कहीं और नहीं मिल सकती, वो वहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे रसगुल्ला हो गया, एक होता है रसगुल्ला जो कि वेस्ट बंगाल का है, रसगुल्ला जो है वो हमारा कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, तो इस तरीके से बासमती राइस है, उस ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कोल्हापुरी चप्पल है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को क्या मिला हुआ? जीआई टैग मिला हुआ है, यानी कि वो उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि ये किस टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आता है। तो पहली बात आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो जीआई टैग्स होते हैं वो हमारे 10 ईयर्स के लिए दिए जाते हैं, यानी कि 10 साल के लिए आप किसी भी चीज़ को जीआई टैग करवा सकते हैं और उसको फर्दर आप रिन्यू भी करवा सकते हैं अगर एक्सपायर हो जाता है तो। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू विपो, ठीक है, विपो के अकॉर्डिंग ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी जो जीआई टैग है ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो है उसके अंडर आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो विपो के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आती है। तो देखिए, ट्रेडमार्क्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हो गए, जीआई टैग्स हो गए, ये सारे हमारे किसके अंडर आते हैं? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आते हैं। नेक्स्ट आता है डाटाबेस प्रोटेक्शन। डाटाबेस प्रोटेक्शन क्या होता है? आपने कोई डाटा कलेक्ट किया है, उसको बचाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? डाटाबेस प्रोटेक्शन की बात करते हैं। आर्टिस्टिक्स एंड लिटरेरी प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉपीराइट्स बोलते हैं। ठीक है, आर्टिस्टिक काम है कोई, आपने कोई म्यूजिक बनाया, उसका हम क्या ले लेते हैं? कॉपीराइट ले लेते हैं, तो वो उसके अंडर आ जाएगा। सुई जेनरिस सिस्टम, इसका क्या मतलब है? सुई जेनरिस सिस्टम क्या होता है? ऐसी बहुत सारे चीज़ें हैं जो जीआई टैग के अंडर नहीं आ सकती या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर नहीं आ सकती, उसको हम किस सिस्टम के अंडर डालते हैं? सुई जेनरिस सिस्टम। जेनरिस मतलब जनरल है। ठीक है, वैसे इट इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है कि जो सुई जेनरिस है इसका लैटिन मतलब होता है ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता चल गया, दैट इज़ आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड द वेरियस रूल्स रिलेटेड टू मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपको पता है कि गॉसन ने 3 लॉज दिए हैं। फर्स्ट लॉ जो है गॉसन का, फिर है सेकेंड लॉ और है थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ है हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड थर्ड वन इज स्कैरसिटी इज द प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, स्कैरसिटी इज द प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि जब तक कोई चीज़ केयर नहीं होगी तब तक उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी, इज़ द प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक डिमांड ज़्यादा नहीं होगी सप्लाई से तब तक उस चीज़ का क्या है, आप कह सकते हैं उसका वैल्यू नहीं की जाएगी। इकोनॉमिकली वैल्यू यानी उसके कुछ
प्राइजेज आप कह सकते हैं वो नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बता देती हूँ, फर्स्ट और सेकेंड लॉ में ना आप अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि पहला DMU है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, या इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, क्योंकि दोनों ही मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड है। तो आप ऐसे याद रखना कि पहले D आता है फिर E आता है। तो फर्स्ट हो गया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड हो गया इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और थर्ड हो गया स्कैरसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो गया? गॉसियन। नेक्स्ट हो गया आपका who tried to give a new and a scientific form to the Bentham utilitarianism, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो जेरमी बेंथम थे उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। इसका क्या मतलब होता है कि जितने ज़्यादा चीज़ें होंगी आपके पास उतनी ज़्यादा आपको क्या मिलेगी? हैप्पीनेस मिलेगी। यानी कि आपको अपने प्लेजर्स मतलब जो भी इच्छाएँ हैं आपकी उनको बढ़ाना है, और पेन जो है उनको हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। ऑन द अदर हैंड JS मिल जो थे, जो कि फॉलोअर थे बेंथम के, उन्होंने इसको और रिफाइन किया और साइंटिफिक फॉर्म दिया, और उन्होंने कहा कि सारे प्लेजर्स जो हैं वो हमेशा वैल्यूएबल नहीं होते। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स जो होते हैं, दिमाग से जो हमें प्लेजर मिलता है वो बहुत ग्रेटर होता है, या वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉडीली प्लेजर्स। यानी कि जो हमें बॉडी से मिलता है और जो एक दिमाग से हम सोचते हैं कि हाँ हमें इस चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा है, वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उसको जो है एक बेटर उसमें क्या बोलते हैं, रिफाइंड वे में बताया था JS मिल ने। तो आपको याद रखना है, और ये दोनों ही क्या है? हमारे क्लासिकल्स हैं, तो ठीक है। तो आपको ये भी बात याद रखना, दोनों ही हमारे क्या हैं? क्लासिकल्स हैं। Next is the common measure of income inequality is the ratio of income received by the top dash and the bottom dash of the population. देखो as per DSSB जो है इसका आंसर है 20 and 40, जबकि मैं आपको बता देती हूँ this question is wrong. According to me this question is wrong. Actually में इनकम इनक्वालिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास दो रेशियोज होती हैं। एक होती है इनकम क्विंटाइल रेशियो, ठीक है, इनकम क्विंटाइल रेशियो, जिसमें हम बात करते हैं 80-20 की, ठीक है, 80 और 20 रेशियो की। 80 और 20 क्या है इसका? यानी इसका फॉर्मूला बनता है इनकम ऑफ रिचेस्ट 20, ठीक है, यानी कि जो अमीर है उनके 20% अपॉन जो इनकम ऑफ रिचेस्ट 20 अपॉन इनकम ऑफ पुअरेस्ट 20%, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमारी इनकम क्विंटाइल रेशियो। 80-20 रेशियो बोलते हैं कि 80% जो इनकम है वो हमारे टॉप जो 20% लोग हैं उन्हीं के पास होती है, ठीक है। तो इससे बनाइए 80-20 रेशियो। सेकेंड रेशियो है जिसका नाम होता है पल्मा रेशियो। पल्मा रेशियो में हम बात करते हैं इनकम ऑफ रिचेस्ट 10% टू द इनकम ऑफ द पुअर 40%। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि मिडिल इनकम वाले जो लोग होते हैं, जिसको हम मिडिल इनकम ग्रुप बोलते हैं, वो 50% है। तो ऊपर के जो रिचेस्ट 10% है और नीचे जो पुअरेस्ट 40% है, उसकी हम बात करते हैं किसमें? इनकम इनक्वालिटी की। तो दो रेशियोज मैंने आपको बताया, इनकम क्विंटाइल रेशियो और दूसरा पल्मा रेशियो। तो इसके अकॉर्डिंग 10 और 40, और उसमें था 20-80। तो दोनों ही आंसर नहीं है इसमें, बट इन्होंने इसका आंसर 20-40 दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज नॉट रिलेटेड टू। तो कह रहा है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इसमें से किस चीज़ से रिलेट नहीं करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल क्रेडिट नीड्स की। बिल्कुल है, जैसे आप पढ़ते हैं ये जो सिडबी है, नाबार्ड है, ये सब जो है क्रिएट किए गए हैं ताकि लोगों की जो है रूरल नीड्स को पूरा कर सकें, क्रेडिट नीड्स को, यानी लोन दे सके उन्हें। सेकंड है यील्ड गैप एनालिसिस। यील्ड गैप मतलब कि उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, उनके आउटपुट को कैसे बढ़ाया जाए। तो बिल्कुल ये चीज़ भी डील करते हैं। नेक्स्ट है फार्म मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन किससे बना है? मशीन से। तो यानी कि फार्म्स पे मशीन लाना, बिल्कुल है कि फार्म एरियाज़ पर मशीन होना भी एक वन ऑफ द सब्जेक्ट है जो कि हम बात करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को लाया जाए, कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं कम लेबर में और हम ज़्यादा आउटपुट जो है निकाल सकें। तो ये भी ऑब्वियसली इसका पार्ट है। लेकिन सब्सिडी इश्यूज जो हैं वो हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। तो आप पूछोगे क्यों मैम? क्योंकि सब्सिडी तो हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ की बात करते हैं। तो बेटा एग्रीकल्चर जो सब्सिडीज़ है वो एक फाइनेंस का टॉपिक है, जो कि मोस्टली हम किस में पढ़ते हैं? पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर हमारी फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड होता है। तो इसलिए ये इसका पार्ट नहीं है। तो आपको इसका आंसर मिल गया, दैट इज़ ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है
हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो इसका आपको आंसर याद रखना, इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, जिसका आंसर है हेनरी चार्ल्स टेलर। ठीक है, तो अगर आपको याद रखना तो आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है, और उसकी जो वाइफ है वो टेलरिंग का काम करती है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं हेनरी चार्ल्स टेलर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा 20th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिसमें हम बात करते हैं कि डैश अकर्स व्हेन द इंडिविजुअल डू नॉट पोजेस द सेम लेवल ऑफ मटेरियल वेल्थ और ओवरऑल लिविंग इकोनॉमिक कंडीशंस। तो कह रहा है कि ऐसा क्या होगा, यानी किस चीज़ की इनइक्वालिटी को हम बोलेंगे जब कि लोगों के पास जो है वेल्थ और इनकम का डिफरेंस होगा। तो इसका आंसर होगा बच्चे इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम। अब इसका आंसर ये क्यों होगा मैं वो भी बता देती हूँ। तो इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम्स का क्या मतलब है कि लोगों के पास क्या है, इनकम। इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम्स मतलब कि जो भी डिफरेंस है हमारे वेल्थ में, हमारी इनकम में। इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है कि जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे कि एजुकेशन में, जॉब में, जो भी डिफरेंसेस हैं उसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी ऑफ कंटीजेंट सर्कमस्टांसेस, यानी कि कोई कहाँ पैदा हो रहा है, उसका जेंडर क्या है, उसकी कास्ट क्या है, ये सारा क्या है उसके हाथ में नहीं है। कॉन्टीजेंट है मतलब कि इट इज़ सब्जेक्ट टू कंडीशंस, ठीक है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। कम्युनिटी रिलेशनशिप्स क्या होता है, कम्युनिटी रिलेशनशिप्स मतलब कि आपके सोशल रिलेशंस कैसे हैं, उनके बीच में जो इनइक्वालिटी है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आज के पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड उन तक शेयर करें जिन्हें जेन्युइनली इनकी नीड है। थैंक यू।